एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमें आगे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब पढ़ते हैं तब भी इसकी जरूरत पड़ती है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग। तो अब एक चीज देखो, रेडॉक्स रिएक्शंस की जो बैलेंसिंग है, भाई पहली बात तो ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन जो आपको दी हुई हो वो रेडॉक्स रिएक्शन। एस जैसे NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl वाटर, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन, तो इसमें कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा है, ओनली Na प्लस Cl माइनस आयंस रह रहे हैं, H प्लस OH मिलके वाटर बना दे रहे हैं, इट्स एन एसिड बेस रिएक्शन। समटाइम्स दे आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3, इसमें भी कोई चीज़ ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ, केवल प्रेसिपिटेशन हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में, रिएक्शंस आर ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इनटू टर्म्स ऑफ नॉन रेडॉक्स एंड रेडॉक्स। फिर नॉन रेडॉक्स में एसिड बेस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और फिर रेडॉक्स के फिर हमने टाइप्स पढ़े ही थे। तो अगर हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है उसे बैलेंस करना है और रेडॉक्स के तरीके लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं। तो पहला स्टेप, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो और आप रेडॉक्स रिएक्शंस के मेथड से बैलेंस करना चाहते हो, तो आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इज रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स। अगर नॉन रेडॉक्स है तो फिर अभी वो उसमें कुछ हिट एंड ट्रायल है, वो इतने डिफिकल्ट भी नहीं होते तरीके बैलेंस करने के, या फिर और तरीके से करेंगे, पर अभी हम तो रेडॉक्स ही पढ़ रहे हैं। तो अब रेडॉक्स या नॉन से पता करो। अगर रेडॉक्स है, इफ रिएक्शन इज रेडॉक्स, आइडेंटिफाई which compound is getting oxidized। अगर आपको एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, समटाइम हाँ, अभी हम जब बैलेंस करते समय हम हाफ रिएक्शंस का भी यूज करेंगे। एक रिएक्शन हाफ रिएक्शन भी हो सकती है जिसमें या तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा हो या केवल रिडक्शन हो रहा हो। लेकिन अगर आपको एक रिएक्शन पूरी दी हुई है जो कि कंप्लीट रिएक्शन है, तो उसमें कहीं रिडक्शन होगा तो कहीं ऑक्सीडेशन होगा ही। तो विच कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इसके लिए क्या तरीका अपनाओगे, पता करने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, वही ऑक्सीडेशन नंबर्स देखोगे। अभी हम यूज तो करेंगे चीज़ों में, काफ़ी एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर्स देखोगे एलिमेंट्स के, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में। अगर आपको ये लग रहा है कि हर एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में जो था वही प्रोडक्ट साइड में, और कहीं भी कोई चेंज ही नहीं है, तो दैट्स अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। इस आगे जाएंगे ही नहीं, दूसरे तरीकों से देखेंगे। पर अगर ये पता चल रहा है कि कोई एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड में कम है, प्रोडक्ट में ज़्यादा हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट साइड में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। ज़्यादा कम का मतलब बिल्कुल मैथमेटिकली 1 से कम 0 है, -1 से कम -2 है, जैसे मैथमेटिकल नंबर लाइन में होता है, ठीक है। तो ये पता करने के बाद, अच्छा आगे जब हम जैसे जैसे आगे कॉम्प्लेक्स मैनर में जाएंगे, ये भी हो सकता है कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, यानी एक रिएक्शन में ऐसा हो सकता है कि एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा हो और 2 कंपाउंड रिड्यूस हो रहे हो, या अदर वे हो। मतलब ऐसा कोई, ज़्यादातर हमारे अभी शुरुआत में केसेस हुए रहेंगे, एक जगह ऑक्सीडेशन एक जगह रिडक्शन, बट ये हो सकता है कि कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज
बट 2 कंपाउंड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि केवल एक एलिमेंट फ्री है, वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ, पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड है उसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो एक्चुअली वो हम तब बोलेंगे वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑल्दो ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसका वो वाला एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे कि कोई कंपाउंड AX/BY/CZ है, इसमें अगर B ऑक्सीडाइज होता है तो एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है ड्यू टू इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। लेकिन हम तब ये अगर ये अकेला नहीं है B, पर मान लो कि इसके A के ऑक्सीजन स्टेट नहीं चेंज हुआ, C का नहीं चेंज हुआ, B का चेंज हुआ और बढ़ा तो ऑक्सीडाइज हुआ, कम हुआ तो रिड्यूस हुआ। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि B इज ऑल्दो B इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, जो भी हो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक्चुअली दिस कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। तो और कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा है। ये सब पता करके हमको देख के ये सब ऑक्सीडेशन नंबर्स लिख के हमको ये पता चल जाएगा क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हुई, क्या चीज़ रिड्यूस हुई। तो ये कॉमन, अच्छा जनरली 2 तरीके होते हैं बैलेंसिंग के, पर ये स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप कॉमन चीज़ है। कोई भी तरीका अपनाने जा रहे हो ये तो पता करना ही पड़ेगा। सेकंड, एक और जो मेथड कोई भी लगाए, रेडॉक्स रिएक्शन का एक जो मेन बेसिस है कि अगर एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज हुई वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ऑक्सीडाइज हुई, और जो रिड्यूस हुआ वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पर अगर एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसके फाइनल जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, यानी जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उतना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस वाला गेन करेगा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। फाइनली देयर शुड नॉट बी एनी लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि पूरी बैलेंसिंग में 5 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में कभी निकल गए, कभी रिएक्टेंट में 5 इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, पूरी रिएक्शन में। हाफ रिएक्शन में होगा ऐसा चीज़, अगर मान लो हाफ रिडक्शन है तो क्या होगा, ऑलवेज इन द रिएक्टेंट साइड यू विल ऐड इलेक्ट्रॉन। हाफ ऑक्सीडेशन है तो ऑलवेज इन द प्रोडक्ट साइड यू विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंप्लीट रिएक्शन में देयर विल बी फाइनली नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ओवर। और यही हमारा बैलेंसिंग का बेसिस बनेगा। चाहे मेथड कोई भी लगाएं, 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। पर दोनों का ये बात दोनों में कॉमन है, जो बेसिस यही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। अब जैसे ऑक्सीडेज, जब इतना कोई आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या चीज़ हो, पहले की रेडॉक्स रिएक्शन है ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या चीज़ रिड्यूस हो रहा है, तो ये 2 बातें जब आइडेंटिफाई कर ली तो उसके बाद पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझाता हूँ क्या करते हैं इसमें। ऑक्सीडेशन, एक रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके थ्रू बात बताता हूँ। मान लो एक रिएक्शन है P + HNO3 H3PO4 + N। P + HNO3 gives H3PO4 + N। बहुत बार वाटर और जो होता है वो आपको रिएक्शन में नहीं दिया होता है, वो फाइनली जब बैलेंस हो करोगे तो डालना पड़ सकता है मेन रिएक्शन में। और आगे तो कुछ रिएक्शन में तो मेन रिएक्शन ऐसी होंगी कि कुछ भी नहीं दिया होगा, केवल लैंग्वेज में लिखा होगा कि ये 2 रिएक्ट करें क्या बनेगा। लेकिन शुरुआत में जब भी हम बैलेंसिंग वाली बात पढ़ रहे हैं तब भी वाटर और हमें खुद लेने पड़ सकते हैं। अब जैसे ये रिएक्शन है, अब इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेते हैं P4, एक्चुअली फॉस्फोरस येलो P4 के फॉर्म में लिखते हैं। फिर जैसे फॉर्म में दिया उसी में बैलेंस करेंगे। पर जैसे ये है तो इसमें देखो सबसे पहले तो यही काम करना है कि पता करना है रेडॉक्स है नहीं है। P4 में फॉस्फोरस के ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0, यहाँ लिखो। HNO3 में ऑक्सीजन 2- H +1,
ये +1 x -6 इक्वल टू 0 +5। धीरे धीरे ये बातें याद भी रखो, नाइट्रेट आयन का या HNO3 में नाइट्रोजन +5 होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 × 4 -8 +1 × 3 +3, ये मान लेते हैं x है, x इक्वल टू +5। यहाँ तो +1 ही है, -2 है, यहाँ 2 - 2 प्लस। एक बार ये लिख लिया तो यहाँ पे अब क्या पता चल रहा है, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये तो केवल फॉस्फोरस ही है, तो यहाँ तो ये बोलेंगे कि फॉस्फोरस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ दोनों जगह -2 है, हाइड्रोजन +1 है, नाइट्रोजन लेके यहाँ पे +5 है और वहाँ +2 है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट एज एन एलिमेंट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेकिन नाइट्रोजन सेपरेट तो है नहीं, अकेला तो है नहीं, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो हम बोलेंगे HNO3 इज गेटिंग रिड्यूस्ड एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात अब स्टेट में बहुत और सुनते हो कि कंसनट्रेटेड HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि नाइट्रोजन अपने हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, तो उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की, तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये हो गया, यानी हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब जरा सा हम चीज़ों को हल्का सा, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है उसको लिखते हैं, बाकी सबको आप पेज में अलग से लिख लो, तो ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा, वरना ये हटा दो, ये हटा दो, ये बस ये ओवरऑल चार्ज इस पे 0 ही है, पर ये +5 है और ये +5 है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि स्पीसीज में भी ओवरऑल चार्ज होता है, तो कंफ्यूजन ना हो तो क्या करो ना कि जो आप ऑक्सीजन स्टेट्स लिख रहे हो उसको एन सर्कल कर दो। जैसे मान लो आपके पास नाइट्रेट है, इस पर माइनस चार्ज होता है, तो जो आप यहाँ पे लिखोगे तो कभी कभार लास्ट में जब कैलकुलेट करते हैं कि एक गलती हो सकती है कि आप इस माइनस को मतलब भी उसी के संग ले लो, ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा, पर ओवरऑल चार्ज तो यहाँ क्या है 0, तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इस पर माइनस है, यहाँ -2 लिखा, इसको एन सर्कल कर दो, इसका कितना है +5, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये ओवरऑल चार्ज है, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। अच्छा, अब ये चीज, अब क्या करो इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या करते हैं आप सुनो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले अब हम यहाँ पे केवल उन एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए। कौन से हैं? फॉस्फोरस P4 और HNO3 में N, H3PO4 और वहाँ पे N। हम अभी बाकी सब कैसे बैलेंस होंगे एटम उसकी चिंता मत करो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन बैलेंसिंग N एंड P। जैसे यहाँ पे P4 है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल क्या है? P और N, बाकी सब तो एक तरह से स्पेक्टेटर एटम्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो चेंज नहीं हो रहा है। तो P यहाँ कितना है? नीचे मत लगा देना, उससे फॉर्मूला बदल जाएगा। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द फॉर्मूला, हाँ यू आर अलाउड टू पुट द कोफिशिएंट। तो फॉस्फोरस बैलेंस करने के क्या किया? 4 कर दिया। अभी इस बात की चिंता मत करो कि हाइड्रोजन क्या हो, अपना आप आएगा। जस्ट पहले कॉन्सेंट्रेट करो उन एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? यहाँ भी एक ही है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमने वो एलिमेंट बैलेंस कर लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए। अब देखो ये P4 है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा। तो देखो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा? ये 0 चार्ज है, 0 × 4 भी 0 ही होगा, ये +20 हो गया, +5 × 4, यानी इट इज लूजिंग -20 इलेक्ट्रॉन। हाउ मच इट इज गेनिंग?
+5 से +2, डिफरेंस 3, गेन कर रहा है 5 - 2 करके, या 2 माइनस डिफरेंस लेना है तो 3 आ गया। अब हमने एक बात बोली कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, अच्छा, इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि अल्टीमेटली देयर शुड नॉट बी एनी लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो भी लेन देन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होने वाला है? यही एलिमेंट होने वाले हैं, बाकी सब तो जस्ट अपने स्टेट को भी मेंटेन करके रख रहे हैं। तो देखो, जो भी बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लेन देन का करना वो यहीं करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 20 इन्वॉल्व है, यहाँ 3, तो ये तो 20:3 हो गया, इसके लिए 20, इसके लिए 3। तो इसका जो रिवर्स होता है, ये 20:3 है, 20 और वो 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 20 से आगे। क्या फ़ायदा होगा इससे? जो चीज़ 20 लूज कर रहा है, 3 करने से कितना लॉस हो जाएगा? 60। और जो 3 गेन कर रहा है, आगे 20 करने से क्या हो जाएगा? 60। तो लॉस और गेन तो यहीं बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आपका आया उसको क्रॉस। अच्छा, जब यहाँ 3 किया तो इसके आगे फॉस्फोरस भी यहाँ पे इस जिसमें फॉस्फोरस इन्वॉल्व है उसे भी 3 से रखना पड़ेगा। 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और यहाँ 20, तो यहाँ पे भी। बात समझ, लॉजिक समझ में आए? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन मेथड में हमने वो एलिमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए उनको केवल देखो, बाकी सबको एक बार आंख मूंद, उनको बराबर करो पहले। फिर ये देखो कि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कितना लूज कर रहा है टोटल, और जो रिड्यूस हो कितना गेन कर रहा है टोटल, और फिर जो उनका रेशियो आता है तो उसका क्रॉस करके, तो जब यहाँ करो तो यहाँ भी अकॉर्डिंगली आ जाएंगी चीज़ें। अब आपका मेन काम हो चुका है, फॉस्फोरस बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, और संग में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन भी बैलेंस है। अब आपको इन कोफिशिएंट को एक्चुअली अब नहीं बदलना है अब, लेकिन अभी आपका क्योंकि कुछ को आपने टेक केयर किया ही नहीं, तो देखना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में इतना करने का मेन काम हो गया, बट नाउ यू हैव टू डू इट्स इंस्पेक्शन मेनली फॉर द अदर एलिमेंट, नॉट फॉर द एलिमेंट जिनको आप टेक केयर करें। वो तो बैलेंस है ही, उसके बेसिस पे तो हम पूरा काम ही कर रहे हैं। अब जैसे H को देखो, H कितना है? 20, यहाँ कितना है? 36, यानी यहाँ 16 कम है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 60, वहाँ कितना है? 48 + 20, 68। यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन 60, तो यानी 8 कम है। हाइड्रोजन 16 कम है। वाटर लगा दो। जनरली यहाँ पे वाटर, या कभी अगर मीडियम एसिडिक है, बेसिक है, तो H+, OH ये सब आएंगे। तो वाटर कितना लगा दो? 8H। समझे? अरे कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको जॉब ना भी करे, ये इंस्पेक्शन करने के बाद लगे कि बैलेंस ही आ गया। क्योंकि मान लो कभी कभार ऐसी चीज़ हो कि हर स्पीसीज ही अ पार्ट ऑफ आइदर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो ऑलरेडी बैलेंस आ जाएगा। तो इंस्पेक्शन करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, पर यू मे समटाइम गेट कि इंस्पेक्शन करने के बाद आपको ऑलरेडी बैलेंस ही मिल जाए। पर नहीं भी मिलेगा तो बहुत आसानी से पानी ऐड करके, या मीडियम एसिडिक है तो H+ ऐड करके, या OH ऐड करके, चार्जेस दोनों साइड बैलेंस करने की जरूरत यहाँ होती नहीं है। अगर आपने ये सब स्टेप सही किए हैं तो चार्ज दोनों साइड अपने आप बैलेंस आना ही चाहिए बैलेंस रिएक्शन में, पर वो आप एक चेक पॉइंट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द स्टेप ऑफ द बैलेंस। मेथड में स्टेप नहीं है, क्योंकि इतना करने के बाद वो बैलेंस अपने आप ही चार्ज दोनों तक बैलेंस आएंगे। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगा रहे हैं तो जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है रिडक्शन ऑक्सीडेशन के लिए, सबसे पहले उनको बैलेंस करो। उसके बाद ये देखो कि वो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कितना टोटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है वो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसको एक बार लिख लो। फिर वो रेशियो ले लो,
रेशियो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अच्छा रेशियो को भी 10:5 आया, 10:2 आया तो 5:1 कर दो। अच्छा बाद में ऐसा भी हो सकता है, जैसे बात फाइनली बैलेंस रिएक्शन, जैसे कभी कभी क्या होता है जब हम स्टोइकियोमेट्री का प्रॉब्लम कर रहे हैं तब बैलेंस जरूरी है, तब ये जो ही नहीं है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है ऐसे बैलेंस है, यहाँ तो ठीक है, पर आपने कहीं से 2 से डिवाइड भी कर दिया तब भी रेशियो वाइज तो बैलेंस ही रहेगा। पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो रिलेटिव रेशियो है। पर जब कोई आपको बोले बैलेंस करके दो, तो बैलेंस करके देने का मतलब होता है कि कोफिशिएंट्स होल नंबर्स हो और लीस्ट पॉसिबल होल नंबर्स हो, मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है तो उसे डिवाइड करके। जैसे यहाँ तो यही है कि 3 से डिवाइड सब होंगे नहीं, तो इससे और कोई लीस्ट होल नंबर रेशियो हो नहीं सकता। तो ये रिएक्शन हो गई 3p4 प्लस 20 HNO3 प्लस 8 वाटर 12 S3PO4 प्लस 20। ठीक है, दूसरा मेथड भी अभी समझा देता हूँ, फिर जो जितने क्वेश्चंस करेंगे दोनों तरफ से करेंगे। ऑल्दो जब रिएक्शन में वैसे दोनों मेथड ही किसी के भी लगा सकते हैं, पर जिन रिएक्शन में ज़्यादा आयंस और इन्वॉल्व नहीं हो, ज़्यादातर स्पीसीज न्यूट्रल है, हाँ ये वाला तरीका फॉलो करते हैं। पर जहाँ पे एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या H+ और दिख रहा है वहाँ दूसरा तरीका होता है। बट बाकी जो दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड देखो, इसमें क्या स्टेप है सब इसमें, लेकिन लास्ट में इंस्पेक्शन इज ए नेसेसरी स्टेप, मतलब आप बिना इंस्पेक्शन छोड़ तो कर जाएगा, मतलब ये कोफिशिएंट जो आप लगा दो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें स्टिल कम ज़्यादा हो, क्योंकि इंस्पेक्शन में करने के बाद आपको बहुत इजीली हो जाएगा। उसमें यूजुअली इंस्पेक्शन में वाटर जोड़ा या घटाया एक तरफ जोड़ा जाता है, या मीडियम एसिडिक है तो H+ जोड़ा जाता है, या एल्कलाइन है तो OH-, तो इस तरीके से। अब हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड से समझ आ रहा है, इसमें हम तो अलग अलग हाफ रिएक्शन लिखते हैं, ऑक्सीडेशन की अलग, रिडक्शन की अलग। जैसे कोई चीज एक दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, MnO4- फेरस आयन गिविंग फेरिक आयन एंड Mn2+, बहुत ही स्टैंडर्ड मीडियम एसिडिक। एसिडिक मीडियम का मतलब ये है कि रिएक्शन में आप H+ फाइनल रिएक्शन में रख सकते हो, मे बी रिएक्टेंट साइड पे, मे बी फाइनली प्रोडक्ट साइड पे वाटर हो सकता है, लेकिन OH शुड नॉट बी देयर, क्योंकि अगर OH बना भी है और मीडियम एसिडिक है तो OH और H रख करके वाटर बना देंगे। तो यहाँ जब बैलेंसिंग की बात आ रही है, तो अगर मीडियम एसिडिक है तो यू आर अलाउड टू फाइनली कीप द H+ इन द रिएक्शन बट नॉट OH-, और OH एल्कलाइन है तो OH- बट नॉट H+। तो अब ये एसिडिक मीडियम है, तो पहले जो देखते हैं कि इस रिएक्शन में पहला स्टेप तो वही है, आइडेंटिफाइंग क्या ऑक्सीडाइज क्या रिड्यूस हो रहा है। MnO4 में Mn का कितना है, X -8 इक्वल टू -1, तो ये प्लस, ये +2, ये +3 है फेरस से फेरिक, और ये Mn2+, यानी इसमें Mn+7 से +2 हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, मतलब MnO4- रिड्यूस हो रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट खुद रिड्यूस हो रहा है, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी आप बहुत अच्छा, MnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फेरस ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। अब अभी मैं दूसरा देखो समझा रहा हूँ, मीडियम एसिडिक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 हाफ रिएक्शन लिखेंगे, उस तरीके से भी बैलेंस करके बताऊंगा, पर पहले दूसरा तरीका सीख लेते हैं, फिर जो हमने पढ़ा था उससे भी करेंगे इसको। या मान लो पहले उसी से जो अभी सीखा उसी को अप्लाई कर ले,
तो क्या करोगे, Mn बैलेंस ही है, आयरन बैलेंस ही है, तो अभी कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, 5, इट इज लूजिंग 5, ये गेनिंग, रेशियो इट शुड बी 1, 1 नहीं तो लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये 1 तो ये भी 1, ठीक है, 5 तो नहीं, ये 5 और ये 1, ठीक है। तो आपका देखो, यानी आपने 2 इंपॉर्टेंट काम कर लिए, एलिमेंट वाले बैलेंस कर लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और इलेक्ट्रॉन का लेन देन भी बराबर कर दिया। अब जस्ट इंस्पेक्शन तो क्या होगा, Mn तो ठीक है, दोनों तरफ एक ही, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, आयरन 5 है, वो तो पहले ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है 4, तो आपको 4 ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा आप H प्लस छोड़ सकते हो, नहीं O2 नहीं, O2 तो एक अलग प्रोडक्ट हो गया, वाटर, अब वाटर H प्लस OH, मेनली ये 3 चीज़ों में ही काम करना होगा। यहाँ पे आपके 2 चीज़ अलाउड है, कौन कौन सी, वाटर एंड वाटर, तो एल्कालाइन मीडियम में भी अलाउड है और एसिडिक में भी, तो वाटर अलाउड है और H प्लस, क्योंकि मीडियम एसिडिक है। तो आपको ऑक्सीजन 4 चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 चाहिए, क्या करें, 4 H2O, तो 4, अब 8 H भी हो गए, क्या करें उसका, 8, यहाँ तो H है ही नहीं, 8 क्या देंगे, H प्लस, 8 अकेला H नहीं, H प्लस, तो देखो एटम सब बैलेंस हो गए। चार्ज बैलेंस करना आपको जरूरत नहीं है, वो बैलेंस ही आएगा यहाँ पे। आयक्रो मेथड में हम चार्ज बैलेंस करेंगे, पर इस तरीके में फाइनल आपने ये सब स्टेप में गलती नहीं की है, तो दोनों तरफ चार्ज अपने आप बैलेंस आएंगे, मतलब वो आपके सही होने का एक चेक पॉइंट हो सकता है, वो मेथड के अंदर स्टेप नहीं है। जैसे देखो यहाँ कितना चार्ज है, टोटल चार्ज कैसे काउंट करेंगे, इस पे ओवरऑल कितना है, ओवरऑल से देखेंगे, -1, 5 × +2 +10 यानी +9, यहाँ +8 यानी 17, इधर 15, चार्ज बैलेंस, ठीक है, समझ में। अब ये तो हो गया वही मेथड जो हम सीखे थे। अब इसको देखो सेकंड वाले मेथड से। सेकंड वाले मेथड में हम क्या करते हैं, हम 2 हाफ रिएक्शन लिखते हैं। जैसे यहाँ रिड्यूस क्या हो रहा है, MnO4, तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन, MnO4 माइनस गिव्स Mn, यहां पे पूरी स्पीसीज लिखेंगे, और हाफ ऑक्सीडेशन, फेरस से फेरिक। अब यहां पे जो मीडियम एसिडिक है, अब एक बात सुनो, हमने पढ़ा हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर मीडियम एसिडिक है, H प्लस जिस तरफ जो अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है, H प्लस जहां जुड़ेगा वो रिडक्शन है, H प्लस का निकलना ऑक्सीडेशन है, OH का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, निकलना रिडक्शन है, OH माइनस का जुड़ना ऑक्सीडेशन, निकलना रिडक्शन, H प्लस का जुड़ना रिडक्शन, निकलना ऑक्सीडेशन। चाहे तो लिख लो, एडिशन ऑफ H प्लस इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ OH माइनस इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ OH माइनस इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ OH माइनस इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ H प्लस रिडक्शन, removal of H plus oxidation, addition of OH minus oxidation,
रिमूवल ऑफ OH माइनस रिडक्शन। अच्छा, वाटर इज अ सोर्स ऑफ बोथ। वाटर में H भी है, H प्लस भी और OH भी है। कभी आपको मान लो कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आपको रिड्यूस करना पड़ रहा है, रिडक्शन के लिए H चाहिए पर मीडियम एसिडिक नहीं है सपोज, तो आप क्या करोगे? तो वो H का क्या सोचो कहाँ से आया, तो आप वाटर छोड़ोगे। वाटर का H रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, OH निकल जाएगा प्रोडक्ट साइड में। और वाटर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए OH पर मीडियम एसिडिक है, तो क्या करोगे? वाटर लोगे, उसका OH यूज करेगा ऑक्सीडाइज करने में, H प्लस निकल जाएगा। तो वाटर कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ और जरूरत पड़ेगी। अब बाकी जब प्रॉब्लम करेंगे तो देखेंगे। तो ये अब जैसे ये हमारे पास मीडियम एसिडिक है, तो यहाँ पे क्योंकि ऐसे तो बैलेंस होगी नहीं, कुछ तो चाहिए, तो यहाँ H प्लस आएगा। H प्लस क्या है? H प्लस का जुड़ना क्या है? रिडक्शन। तो ये आया Mn2 प्लस बनाया, तो ये H प्लस क्या करेगा? H प्लस O को खींचेगा, पहले हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पर हाइड्रोक्साइड मीडियम एसिडिक का तो रह नहीं सकता, वो फिर H प्लस करके पानी बन जाएगा प्लस। लॉजिक ऐसे सोचो, अब बैलेंस करना ऐसे। H प्लस आया, O को निकाल दिया, आप सोच सकते हो OH बनेगा, OH माइनस, पर OH माइनस बनेगा ठीक है, पर H प्लस है ना मीडियम में, तो वो रिएक्ट करके वाटर बन जाएगा। अब ये होने के बाद पहला काम होगा एटम्स को बैलेंस करना और फिर चार्ज को बैलेंस करना अकेली रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा? Mn तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन यहाँ चाहे तो ये 4 कर देंगे, ये कितना हो गया? तो यहाँ 8 कर देंगे। चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अब ये तो एटम बैलेंस हो गए, अब चार्ज भी बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ चार्ज बैलेंस करना एक स्टेप है, मैं हम दोनों हाफ रिएक्शन को पहले अलग अलग बैलेंस करेंगे। पहले रिएक्शन लिखेंगे, अकॉर्डिंगली H जोड़ना है, OH जोड़ना, वो सब करके एटम बैलेंस करेंगे, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज बैलेंस करते समय हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। अगर रिडक्शन है तो जोड़ना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन तो रिमूव करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ कितना चार्ज है? +8 और -1 +7, यहाँ कितना है? +2। तो +7 से +2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -5 जोड़ना पड़ेगा। -5 मतलब इलेक्ट्रॉन 5 जोड़ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ना मतलब नेगेटिव जोड़ना। और बात भी सही है, वैसे रिडक्शन पे ही तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहिए, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये अपने आप में बैलेंस है, हाफ रिएक्शन बैलेंस है। अब ये तो एटम बैलेंस ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक Fe कुछ भी एड करने की जरूरत नहीं है। चार्ज क्या है? +2 और +3, यानी ये यहाँ ज़्यादा है, क्या करें? +3 को 2 करना है, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। वैसे ध्यान रखो डिफरेंस जो आए, रिडक्शन है तो जो डिफरेंस है उसको एज एन इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में जोड़ना है। ऑक्सीडेशन है तो उस डिफरेंस को प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन प्लस ई, ये भी अपने आप में बैलेंस है। +2 +3 E मतलब E मतलब नेगेटिव, तो ये हो गया। ये अलग बैलेंस है, लेकिन मैं बताया था कि फाइनल रिएक्शन में क्या जरूरी चीज़ है? नो इलेक्ट्रॉन शुड बी लेफ्ट ओवर। तो अब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे गेट कैंसिल। ये 5 है, अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? ये तो बैलेंस हो चुका था, पर पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इलेक्ट्रॉन। इसी टर्म को जो हम इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन। आगे जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस टर्म, इस वैल्यू का भी एक मतलब होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वो होता है जो कटता है, कितना लूज हुआ इतना गेन हुआ जो बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है? 5 गेन हुआ, 5 लूज हुआ। अब क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस
+5 +8 है ना, या Mn2 +5 यही तो बैलेंस हुआ था, यही आया था, हमारे यहाँ भी नहीं आया था, है ना। वो आसान, वो ज़्यादा जल्दी आया था, लेकिन ये भी जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे आपको बहुत जगह जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमको इस तरह से लिखना भी पड़ेगा ही। मतलब वहाँ पे हमको एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, तो कैथोड पे रिएक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो आपको उस चैप्टर में इसी वे में ही सोचना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये भी आना जरूरी है। तो ये आ गया, बात समझ में आई। फिर से एक बार बाकी भी हम क्वेश्चंस करेंगे, काफ़ी तो प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। पर हाँ सर, जैसे कुछ रिएक्शन करने पर इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता है या सिर्फ रिडक्शन, तो सर जब ऑक्सीडेशन होता है कि जरूरी नहीं रिडक्शन भी हो? नहीं, कंप्लीट रिएक्शन है। देखो अकेला एक सॉल्यूशन में केवल इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकता, टेंडेंसी जब कहीं गेन होने होगी तभी लॉस होगा। आपकी सेपरेट सिंगल रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, सेल ही नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन आपको एक रिएक्शन दिया होगा केवल रेडॉक्स रिएक्शन में, केवल रिएक्शन दिया होगा, लेकिन जब कंप्लीट रिएक्शन दी होगी तब आपके दोनों होंगे। अब अगर मान लो कंप्लीट रिएक्शन नहीं है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, रहने ही पड़ेंगे। हमें केवल रिडक्शन ही दिया है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। केवल ऑक्सीडेशन दिया है तो ये प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर कंप्लीट रिएक्शन दिया तो आप बैलेंस करते समय फाइनली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आपने देखा भी होगा कभी कोई जब पूरी रिएक्शन होती है उसमें कहीं पे लिखा होता है कि प्लस इलेक्ट्रॉन या माइनस, वहाँ तो बस फाइनली पूरे केवल स्पीसीज लिखी होती है। तो ये बेसिस ही है हमारे बैलेंसिंग का। यहाँ भी तो हमने यही बेसिस यूज़ किया कि इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा। एक और करो आप। हाँ टीचर में सेकंड स्टेप हमने 2 को बैलेंस करने के लिए 4:2। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, पहले रिएक्शन लिख ली। फिर से सोचो, हमने सबसे पहले रिएक्शन लिख ली, ये इतना में रिएक्शन से ही मिल रहा था। फिर हम जानते हैं कि H+ का जुड़ना रिडक्शन है, मीडियम एसिडिक है तो H+ हम यूज़ आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो रिडक्शन में हमको H+ की जरूरत पड़ रही है पर मीडियम एसिडिक नहीं है तो हम वाटर यहाँ यूज़ करेंगे। वाटर यूज़ करेंगे और प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे, OH, क्योंकि H ने रिड्यूस कर दिया होगा, प्रोडक्ट में OH आया होगा, क्योंकि वहाँ OH रह सकता है, वाटर H+ नहीं रह सकता। पर यहाँ मीडियम एसिडिक तो H+ यूज़ किया, H+ यूज़ किया तो O से मिलके क्या बना, OH बना होगा, OH-, पर मीडियम एसिडिक होने का OH- विल कन्वर्ट टू। अब क्या किया, पहले एटम बैलेंस करना है, तो ये तो बैलेंस ही है। ऑक्सीजन 4 हुए तो यहाँ 4 कर दिए, हाइड्रोजन 8 हो गए। लास्ट में कोशिश करो, देखो अगर हमको एक सिंगल स्पीसीज, सिंगल एटम स्पीसीज पूरी रिएक्शन में मिल जाए तो बैलेंसिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आप सबसे लास्ट में उस आराम से बैलेंस कर सकते। जैसे यहाँ पे H+ अकेला है तो H+ से लास्ट में बैलेंस करो, जितना चाहिए वो लगा देंगे आगे, किसी और की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे 8 चाहिए तो यहाँ पे क्या कर दिया, 8 लगा दिया। अब रह गया चार्ज, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 7 + 7, इधर कितना है +2, तो +7 से +2 बना के डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस कितना है, 7 - 2 भी 5, 2 - 7 भी मॉड करके 5, तो 5 का डिफरेंस है। पर ये रिडक्शन है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कहाँ रहेगा, रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीडेशन होता तो कैसे भी सोचो, और ऐसे भी सोच सकते हो कि 5 इलेक्ट्रॉन मतलब -5 इलेक्ट्रॉन है, -5 + 7 में जुड़ा तो क्या हो गया, +2, और यहाँ पे तो सीधा ही बैलेंस हो गया। उसके बाद क्योंकि इलेक्ट्रॉन को काटना जरूरी है, जितना जुड़ा उतना ही रिलीज हुआ, तो काटने के लिए नीचे वाले को, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे X इलेक्ट्रॉन जुड़े, Y इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो आपको कोई कॉमन चीज़ नहीं मिली, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले को Y से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले को X। मान लो यहाँ तो सपोज यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या करोगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब कोई चीज़ नहीं मिली, जैसे यहाँ तो क्या था, एक 1 है तो यहाँ 5 से किया,
पर कहीं पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई, और फिर ऐड कर दोगे। चलो क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, बहुत से केस में बाद में हम इस तरीके से नहीं, बैलेंस हम एक, और जैसे जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं एडॉक्स, उसे एक और फास्ट तरीके से बैलेंस करेंगे, पर वो मेथड नहीं है। जब हम इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ एन फैक्टर निकालना सीखेंगे सब स्पीसीज का इक्विवेलेंट वेट के लिए। तो जो सिंपल, ऑल्दो दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड मेथड, फिर कहीं कहीं पे रेडॉक्स रिएक्शंस में जब एन फैक्टर निकालते हैं तो कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में एन फैक्टर निकालने के लिए भी पहले बैलेंस करना पड़ता है। इसलिए एन फैक्टर मेथड कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है बैलेंसिंग, पर 99% केसेस में जब रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, फिर जब कॉम्प्लेक्स होगी तो हर ही चीज़ कॉम्प्लेक्स रहेगी, एन फैक्टर निकालना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पर अगर रिएक्शन इस तरीके की है तो हम वहाँ देखेंगे कि एन फैक्टर हम निकाल सकें, जो कि बहुत से केसेस में बिना बैलेंसिंग के निकल जाता है, तो हम उन एन फैक्टर को लेके रिएक्शन को बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली वो भी बेस्ड इन्हीं सब चीज़ों पे जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ लॉस और गेन, तो वो जैसा फास्ट मेथड हो जाएगा। पर अभी पहले स्टैंडर्ड मेथड ही सीखो। मेथड 2 ही है, हाफ रिएक्शन मेथड और ये ऑक्सीडेशन मेथड। कुछ लोग उस एन फैक्टर मेथड को बुक में इंडियन ऑथर्स उसको अपना मेथड बोल के भी लिख देते हैं, लेकिन वो कोई मेथड नहीं है। तो बचपन से मैं यूज़ कर रहा था, उसके बाद देखा 15 साल बाद किसी ने मतलब उसने अपना नाम लिख के मेथड लिख दिया, वो कोई मेथड ही नहीं है। स्टैंडर्ड बुक में मेथड के फॉर्म में देना गलत है। हाँ, एक आपका थंब रूल हो सकता है, तो इंडियन ऑथर्स को आदत होती है मेनली जो कोचिंग होती है अपने आप कुछ भी पर कोई मेथड नहीं, पर हाँ यूज़फुल है, तरीका होता है। पर जिन केसेस में सिंपल, पर आगे हम देखेंगे कहीं कहीं पे एन फैक्टर निकालने के लिए भी बिना बैलेंसिंग एन फैक्टर ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए किसी स्टैंडर्ड बुक में आपको इस 2 मेथड के अलावा कोई मेथड नहीं है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, अब देखो ये, अच्छा एक और भी चीज, एक से क्वेश्चन है दूसरा, राइट द प्रॉब्लम 8.8 आपके टेक्स्ट बुक का ही है। राइट द नेट ionic equation for the reaction of potassium dichromate K2Cr7 होता है with sodium sulfite Na2SO3 in an acid solution to give chromium 3 ion and sulfate ion, sulfate SO4. पहले तो ये बोला है कि एक आयोनिक इक्वेशन लिखो
आयोनिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे जो सॉल्युबल सॉल्ट है उनको, जो सॉल्युबल सॉल्ट उनको आयोनाइज, जैसे K2Cr2 7 है, K प्लस और डाई, जैसे K2Cr2 7 इधर हुआ, K प्लस एंड CR2 and सोडियम सल्फाइड Na प्लस SO3 2 माइनस, और क्रोमियम 3 प्लस, क्रोमियम आयन बोला 3 दिए, और एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम सल्फेट बनेगा, K2SO4 बने, K2SO3 और कुछ बन सकता है। तो अगर अच्छा वाटर जैसे आपके पास है, वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है, वो इतना आसानी से H प्लस OH फुली नहीं देता। आप सोचते हो कि, लेकिन एक्चुअली दैट इज नॉट आयोनाइजेबल, दैट गिव्स अ वेरी फ्यू आयंस जब आयोनिक चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो नॉन आयोनाइजेबल ही है। या कोई प्रेसिपिटेट है AgCl, NaCl को आप Na प्लस Cl लिख सकते हो, बट AgCl को यू हैव टू कीप राइट AgCl। तो अगर जब आपने, जैसे इधर भी कुछ स्पीसीज लिखी हुई हैं, इधर भी कुछ स्पीसीज हैं, तो यू आर अलाउड टू आयोनाइज सॉल्युबल सॉल्ट्स, एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है और जो प्रेसिपिटेट उनको आपको आयोनाइज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे तो क्या हो गया, K प्लस, इधर भी कोई सॉल्ट बना होगा और K का, तो अगर कुछ कॉमन आयन है किसी जुड़े हुए नहीं है तो वो तो कट जाएंगे, Na प्लस भी कट जाएगा। तो इसकी आयनिक इक्वेशन क्या होगी, डाइक्रोमेट आयन एक्चुअली क्या हो रहा है, सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, मीडियम एसिडिक है, H प्लस ऊपर लिख देगा, फाइनल बैलेंसिंग में पता चलेगा कि रिएक्टेंट क्या आएगा, किस साइड में आएगा, Cr3 प्लस, और वाटर भी अकॉर्डिंगली हो सकता है किसी साइड पे है, पर ये इसकी आयोनिक इक्वेशन होगी। जैसे यही सोचो कि हमारे पास मान लो एक सॉल्ट है लेड नाइट्रेट, रेडॉक्स नहीं है पर फिर भी अगर आयोनिक लिखना है, प्लस NaI गिव्स PbI2 NaNO3। मान लो कोई पूछे इसकी आयोनिक इक्वेशन है, राइट, इट्स आयोनिक इक्वेशन, तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो हो जाएगा Pb2 प्लस एंड नाइट्रेट, Na प्लस, ये भी सॉल्युबल है, लेकिन PbI2 येलो PPT है, उसको आप आयोनाइज, और Na प्लस, तो यहाँ पे आप क्या चीज काट सकते हो, नाइट्रेट कर सकते हो क्योंकि वो कहीं जुड़ नहीं रहा, Na प्लस भी कर सकते हैं। इसके आने की क्वेश्चन क्या होगी, Pb2 प्लस प्लस अफेक्टिव रिएक्शन क्या होगा Pb, बाकी तो स्पेक्टेटर आयंस हैं, पहले भी आयोनाइज फॉर्म में थे, बाद में भी आयोनाइज फॉर्म में, रिएक्ट तो ये दोनों ही किए, है ना। ऐसे ही एसिड बेस में क्या होता है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl वाटर, तो उसकी आयोनिक इक्वेशन क्या होगी, H प्लस OH माइनस जो वहाँ से आया, और वाटर यहाँ आयोनाइज नहीं करेंगे, वाटर रहेगा, और NaCl फिर Na प्लस और Cl कट जाएगा, तो जो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl एंड वाटर है, उसमें NaOH Na प्लस OH हो गया, HCl H प्लस Cl माइनस हो गया, वाटर वाटर ही रहा, और Na प्लस Cl माइनस हो गया, तो Na प्लस कट गया, Cl कट गया, तो अफेक्टिवली रिएक्शन क्या हुई, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे वो NaOH HCl हो, चाहे वो KOH HCl हो, रिएक्शन की अफेक्टिवली क्या है, H प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। इसीलिए NaOH HCl का अगर एक एक मोल रिएक्ट करेगा तो जितना हीट लिबरेट होगा उतना ही हीट KOH प्लस HCl से भी होगा, बिकॉज रिएक्शन क्या हो रही है, मेनली H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स वाटर। ये हम थर्मोकेमिस्ट्री में इस एस्पेक्ट को पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब भी रिएक्ट करें, पर मोल दे लिबरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट, इररेस्पेक्टिव वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये अल्टीमेट रिएक्शन क्या हो रहा है, H प्लस OH माइनस गिविंग वाटर, चाहे QH से है चाहे
NaOH। तो ये इसको कहते हैं आयोनिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन लिखना। आयोनिक इक्वेशन लिखना फिर से बताओ क्या तरीका है कि जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं उनको आयंस फॉर्म में लिखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है उनको आयंस फॉर्म में लिखो, पर वाटर है, प्रेसिपिटेट्स हैं, उन्हें वैसे ही रहने दो। फिर देखो कि दोनों तरफ मतलब जो कंबाइन ही नहीं हो रहा है वो आप फाइनल रिएक्शन से हटा दो। हाँ पर जैसे यहाँ पे एक आयन है पर वहाँ कंबाइन होकर जैसे H+ था और वहाँ वाटर में चला गया तो फिर उसको आप काट नहीं सकते, तो जो चीज़ रह जाएगी दैट विल बिकम आयोनिक इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे आयोनिक इक्वेशन हमारी है डाइक्रोमेट आयन, सल्फाइड आयन, डाइक्रोमेट आयन, सल्फाइड आयन, मीडियम एसिडिक, क्रोमियम 3+ आयन। तो प्रोडक्ट साइड में उन्होंने यहाँ तो पोटेशियम और सोडियम बोल दिया पर प्रोडक्ट साइड में कुछ बोला भी नहीं, मतलब वहाँ ऐसे सॉल्ट बने हुए जो कि सॉल्युबल है तो वो आयंस अल्टीमेटली हट गया। तो ये आपके आयनिक इक्वेशन हो गई। वाटर इसमें अकॉर्डिंगली आ जाए जब बैलेंस करेंगे। तो अब इसको बैलेंस करते हैं पहले। अब वो क्या करेंगे, पहले से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस, पहले इस मेथड से बैलेंस, फिर हाफ रिएक्शन से करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या तरीका था, रिकॉल द मेथड कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 6+6। ये +3 तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। सल्फाइड में सल्फर कितना है, x -2 × 3 -6 +4। और सल्फेट में सल्फर क्या है, +6। यानी सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, उस कारण से सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है सल्फेट में, और डाइक्रोमेट क्रोमियम में रिड्यूस हो रहा है। तो हमने ये पता कर लिया कि रिएक्शन रेडॉक्स है और आपका डाइक्रोमेट रिड्यूस हो रहा है, सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसीलिए डाइक्रोमेट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्रोमियम है 2 है तो ये 2 कर दिया, सल्फर ऑलरेडी 1 ही है। अब इसने कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, +6 क्रोमियम का ऑक्सीजन स्टेट है, 2 क्रोमियम पे चार्ज कितना हुआ, 12, वहाँ 2 पे कितना हो गया, तो उसने लूज कितना किया, ऑक्सीजन तो लूज किया होगा। इसने गेन कितना किया, सल्फर +4 है, हाँ सल्फर +6 है, तो यहाँ पे और ये प्लस, ये गेन होगा ना, रिड्यूस हो रहा है। ये कितना होगा, +4 से +6 ऑक्सीडाइज, तो ये लूज करेगा कितना, -, ठीक है ना। तो ये कितना होगा रेशियो, 6:2, 6:2 यानी 3:1। क्या करें, 1 इधर, जब ये 1 तो इसके आगे भी 1 × 2 ही रहेगा, और ये 3 तो ये भी 3 हो गया, है ना। अब मेन काम हो चुका है, इंस्पेक्शन। नेक्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन। क्या चीज़ को देंगे, सल्फर तो बैलेंस होना ही चाहिए, गलती नहीं की है तो, क्रोमियम तो बैलेंस होना ही चाहिए। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 × 7 7, 3 × 3 9 16, यहाँ 12, यानी ऑक्सीजन वहाँ पे 4 चाहिए, 4 वाटर लगा। मीडियम एसिडिक का H+ रख सकते हैं,
तो यहाँ पे H कितने हो गए 8, यहाँ पे 8H प्लस लगा। चार्ज बैलेंस आएगा, गलती नहीं है तो। देखो अब चार्जेस कौन से देखने हैं, जो ओवरऑल होते हैं। चार्ज कैलकुलेट करते समय ये सब मत कर देना। इस पे चार्ज कितना है -2, -2 जैसे 1 × -2, इस पे -6 हो गया, 2 माइनस, क्योंकि ओवरऑल कितना होता है सल्फाइड -2, तो 3 × -2, तो -6 -2 कितना हुआ +8 0। अच्छा जोइनिंग हमेशा 0 है, इसमें 0 आ गया। दोनों तरफ चार्ज सेम होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 0 होना जरूरी है। इधर 6 और यहाँ पे -6 0। इस केस में दोनों तरफ 0 0 आ गया, बट ये कोई जोइनिंग दोनों तरफ 0 0 होना पड़ेगा। इट में भी +2 +2 हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन इस केस में 0 हर पर सेम होना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, डाइक्रोमेट का 1 3 सल्फाइड 8H प्लस 2 क्रोमियम 3 प्लस 3 सल्फेट 4 वाटर। समझ में? अब इसको हाफ रिएक्शन से करेंगे। अच्छे दिमाग बैठा लो। पहले एटम को बैलेंस करो जो रिस्पॉन्सिबल है, फिर देखो टोटल लॉस टोटल गेन क्या हो रहा है, बराबर इक्वल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कभी कभी ऐसा हो सकता है दोनों सीधे ही आ जाए कि 6 6, तो ठीक है, फिर जो है वो मतलब वही 1:1, तो जो है वही से कम चलेगा। और फिर लास्ट में इंस्पेक्शन। अब करो हाफ रिएक्शन मेथड से। हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करेंगे, क्या अप्रोच है, राइट, हाफ रिएक्शन यानी रिड्यूस क्या हो रहा है, हाफ रिडक्शन क्या होगी इसकी, हाफ रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, डाइक्रोमेट 2 माइनस है से बन रहा है Cr, क्योंकि ये रिडक्शन है तो H प्लस रिडक्शन करने के लिए हेल्पफुल होता है, जुड़ेगा तो निकलेगा क्या H2O। पहले OH बनेगा फिर वाटर बन जाएगा, क्योंकि OH तो आप छोड़ नहीं सकते, मीडियम एल्कलाइन नहीं है, एसिडिक है। अब 2 क्रोमियम, ठीक है भाई, 7 ऑक्सीजन 7 वाटर, यहाँ 14 H प्लस, ठीक है। ये चार्ज भी देख लो, चार्ज बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन जोड़ना और पड़ेगा, तो इस पे कितना चार्ज है टोटल, +14 -2 12, यहाँ पे 6, यानी कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, डिफरेंस कितना है 6 है। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सल्फाइड से क्या बना, सल्फेट। पर इसमें बैलेंस करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज करने के लिए OH आ सकता है, पर OH तो हमारे पास है नहीं, OH कहाँ से लाए, वाटर से। इधर वाटर ऐड करो तो वाटर का OH तो ऑक्सीडाइज करने में यूज आएगा, निकलेगा क्या, मीडियम एसिडिक है तो H प्लस रह सकता है, तो SO3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 है तो 2H प्लस। अब चार्ज बैलेंस करो, जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन कितना निकालना पड़ेगा देखने के लिए। यहाँ कितना चार्ज हुआ टोटल, -2, यहाँ अभी 0, -2 + 2 0, पर आपको तो -2 चाहिए, क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे -2 है, यहाँ 0 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 2 का, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। ये दोनों अलग अलग बैलेंस हो गई, लेकिन आपको तो जोड़ के लिखना है, तो क्या करें, क्या आएगा, डाइक्रोमेट 3 SO3, यहाँ 3 × 2 6H प्लस, यहाँ पे 14H प्लस, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 14 - 6, इधर 14H साइड, उधर क्या होगा 6, तो 14 माइनस वो इक्वेशन लिखते समय क्या हो जाएगा
इधर चला जाएगा, 8H प्लस 2Cr3 प्लस 3 सल्फेट, यहाँ 7 वाटर है, इधर 3 वाटर हो जाएगा तो उधर जाके 4 वाटर हो जाएगा। है समझ में बात? अगर आलिक करें फिर एक बार समझने की बात है, मतलब 90% अब हमारे पास जो आती है रिएक्शंस वो कैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं होती रेडॉक्स वाली। फिर बहुत कॉम्प्लेक्स वाले एक ही रिएक्शन में 2 चीज ऑक्साइड हो रही है, 2 चीज रिड्यूस, वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। भाई तब आपको अभी तो आप केवल इससे कहो कि भाई इलेक्ट्रॉन लॉस के, पर मान लो 2 चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं, 2 चीजें रिड्यूस हो रही हैं, तो उसमें कौन सा कितना मोल होगा, उसमें फिर वहां पे भी हिट एंड ट्रायल आ जाएगा। तो मतलब वो ऐसा नहीं कि चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी तो बैलेंसिंग मेथड भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हमें वो हमारे लिए आता है, हमारे पास जब हम एन फैक्टर मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1-2 सिचुएशन आएंगी जहाँ पे एक कंपाउंड का एक साथ एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका एन फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो वो सब चीज़ें, तो वो सिचुएशन हैंडल हो जाती हैं। लेकिन बाकी ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हुई है, बुक में तो केवल इसी टाइप की ही है, मतलब ये आता है तो बस सब इसी तरीक़ों से हो जाएगा। एक लिखो अगला, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट मतलब कौन सा, MnO4 माइनस। सर अगर मीडियम मेंशन नहीं है, मीडियम मेंशन नहीं किया तो न्यूट्रल ले सकते हैं। एक्चुअली आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब अभी जो तुम ये कर रहे हो कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, ये तो आएगा ही नहीं। मतलब जो इम्पोर्टेंट है जैसे KMnO4 है, इसके तो सब रिएक्शन में अल्टीमेटली याद करनी। क्वेश्चन एक अलग तरीके का, अभी तो हम एक तरीके सीख रहे हैं, अभी मेंशन होगा एग्जाम में, चीज़ अलग तरीके से है। एग्जाम में ये तो बहुत ही हाईली अनलाइकली है कि एक तो पहले क्या है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्कूल एग्जाम में हो सकता है, स्कूल एग्जाम मीडियम मेंशन करेंगे 11th क्लास के एग्जाम में, लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर रेडॉक्स का क्वेश्चन ऐसा बैलेंसिंग आप पूछेंगे तो 4 रिएक्शन आपको देंगे, तो पूछें कोफिशिएंट, और इसका जैसे 3 कोफिशिएंट दे दिए और एक कोफिशिएंट अननोन कर दिए, एक्स की वैल्यू क्या है, कभी 2 कोफिशिएंट अननोन कर दिए, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन इस तरीके से। तो वहाँ आपको मीडियम पूरी रिएक्शन दी होगी तो वैसे ही पता चल जाएगा। और जब पूरा न्यूमेरिकल टाइप का आएगा तो शायद वो आपको मीडियम की, तो आपको बस ऐसा बोलेंगे कि जैसे MnO4 एसिडिक मीडियम में, तो MnO4 एसिडिक मीडियम में अभी तो दे रहे हैं प्रोडक्ट, पर बाद में ये इतनी कॉमन रिएक्शन है कि MnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में चेंज होता है। तो ये अभी आपको दिया हुआ है, पर अल्टीमेटली आपको याद रखना ये MnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस बनता है। एल्कलाइन मीडियम में अगर फेंटली एल्कलाइन है तो MnO2 बनता है, और जैसा ज़्यादा एल्कलाइन है तो मैग्नेट बनता है MnO4 2 माइनस। वो वॉल्यूमेट्रिक कैसे आएगा, मतलब तो इसलिए अभी मीडियम दिया हुआ, अभी हमारे पीछे। अभी केवल एक पढ़ा पार करते हैं कि जो NCERT में जितने भी रेडॉक्स के क्वेश्चंस हैं बैलेंसिंग है वो करें, उसके बाद अगला स्टेप मतलब सॉल्व भी और एक्सरसाइज भी, और उसके बाद एग्जाम्पल। 8.9 पर मैग्नेट आयन रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड आयन, पर मैग्नेट आयन यानी MnO4 माइनस रिएक्ट्स विद ब्रोमाइड, ब्रोमाइड मतलब Br माइनस, इन बेसिक मीडियम मतलब OH माइनस आपके पास है, गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड। अभी मैंने बोला था ना ये बात कि फेंटली अल्कलाइन में MnO2 बनता है, एंड ब्रोमेट आयन, ब्रोमेट होता है BrO3 माइनस। ये चीज राइट द बैलेंस्ड आयोनिक इक्वेशन, आयोनिक तो हमने लिखी थी, बैलेंस्ड करना है, करो दो तो ऐसे करो,
चलो देखते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं घर में करने के लिए, दोनों घर में करना। मैं यहाँ में करा देता हूँ questions, जिससे नहीं हो रहा वो समझ जाए कैसे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फिर से दिमाग में रन डाउन करो क्या चीज़ था कि सबसे पहले ये पता करो कि क्या क्या ऑक्सीडाइज क्या क्या रिड्यूस हुआ। तो MnO4 माइनस में अब तक तो Mn क्या होता है पता चल चुका हो, क्या होता है +7। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि IIT का एग्जाम जिस दिन देने बैठे हैं वहाँ पे पेपर में MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब इनफैक्ट अभी जितना जल्दी, क्योंकि MnO4 माइनस में 2 साल बाद 20 साल बाद भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 रहने वाली है, वो कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो वो आप जब पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, याद हो जाती है जो प्रिपरेशन सीरियस नहीं करते हैं। और वहाँ जाके जो MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन निकालेंगे उनका फिर भगवान मालिक है। ब्रोमाइड MnO2 में कितना होगा अभी निकालो, अभी तो जितने क्वेश्चन करो 2-3 दिन निकालो। BrO3 माइनस ब्रोमेट कितना होगा Br का +5 x -6 = -1। प्रोमे ऐसे में क्लोरेट में +5 होता है, पर क्लोरेट में +7 होता है, क्लोराइट में +3 होता था, हाइपोक्लोराइट में +1 होता था। ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस, ऐसे ब्रोमीन के भी होते हैं +5। यानी ये हुआ रिड्यूस, ये हुआ ऑक्सीडाइज। दूसरा स्टेप क्या था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कि जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है उनको बैलेंस करो। तो ये Mn बैलेंस ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, Br भी एक ही दिख रहा है, यानी वो गला काम है करने की जरूरत ही नहीं है। रिएक्शन का चीज़ें हैं ही ऐसी स्पीसीज की बैलेंस सीधे ही दिख रही है। अब +7 से +4 मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया 3। ब्रोमाइड से ब्रोमेट कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 6। 5 -1 ठीक है ना, तो 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है। अब रेशियो क्या हुआ 3:6 मतलब 1:2। इलेक्ट्रॉन लॉस गेन सेम, उसके लिए क्या करते हैं क्रॉस। तो ये 2, ये तो ये 2, तो ये भी 2, ये 1 तो ये भी 1 बाद में नहीं लिखेंगे, यानी मेन काम हो चुका। अब करना है केवल इंस्पेक्शन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 8, वहाँ कितना 4 और 3 7, यानी एक ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए। तो एक बार OH माइनस लगा देते हैं, एक बार बताओ। तो OH लगाया तो क्या हुआ आपका हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर H ज़्यादा हो गया। तो आपने सोचा कि H यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एक बार H+। पर you are not allowed to leave H+ in this case because medium is basic। तो क्या करें, एक OH दो तक जोड़ दो, H+ OH मिलके क्या बन जाएगा वाटर, और वो 2 OH हो जाएगा। है ना, एक तो OH आपने जोड़ा ही था, पहले मैंने ऐसा किया, पर क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है आई एम नॉट अलाउड टू लीव फाइनली H+ इन द रिएक्शन। तो मैं क्या करूँ इसके साथ, पानी बना सकते हैं इसे, OH जोड़ेगा एक तो पानी बन जाएगा, पर यहाँ जोड़ूँ तो वहाँ भी जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। तो ये एक जोड़ के क्या बना दूँ H वाटर H++ OH, और यहाँ देखो बैलेंस है, एटम तो बैलेंस होएगा, चार्ज अपने आप बैलेंस आएंगे। यहाँ पे चार्ज फाइनली इस चीज़ का फ्रूट है कि आपने गलती नहीं की, देखने की, मतलब वो आपका एक चेक पॉइंट है, स्टेप नहीं है। जैसे आयोटो मेथड में क्या था, आयोटो मेथड में इंस्पेक्शन नहीं करना पड़ता, वहाँ पे फाइनली बैलेंस करके रिएक्शन आती है, वहाँ पे इंस्पेक्शन ही था। वहाँ पे 2 हाफ रिएक्शन बैलेंस होने के बाद जब आप जोड़ते हो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हो, अल्टीमेटली यू गेट अ फाइनल बैलेंस जिसमें कोई भी चीज़ इंस्पेक्शन इज नॉट नीडेड अगर आपने गलती नहीं की तो। मतलब मेथड में नहीं है, मेथड इज नॉट रिक्वायरिंग कि इंस्पेक्शन किया जाए।
तो यहाँ पे भी जैसे चार्ज चेक करना, इंस्पेक्शन, ये इस मेथड का स्टेप नहीं है। हाँ, एक चेक पॉइंट हो सकता है गलती चेक करना। तो यहाँ कितना चार्ज है, -2, -1, -3। इधर ये तो मिडिल में था, ये तो न्यूट्रल था, 0, ये -1 और ये -2, -3, दोनों चार्ज माइनस। अब इसको हाफ रिएक्शन से यहाँ पे क्या लिखेंगे हाफ रिएक्शन में, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या लिखेंगे, Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस, है ना, Br माइनस गिविंग BrO3 माइनस। और हाफ रिडक्शन में MnO4 माइनस रिड्यूसिंग। अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए OH जोड़ा सकता है, यहाँ OH जोड़ा, तो OH इसे ऑक्सीडाइज करेगा, आएगा, सोचो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, H निकल जाएगा H+। एक बार सोचो, क्योंकि एक सिंगल एटम मिलने से चीज़ बड़ी आसान हो जाती है, पर यू आर नॉट अलाउड टू लीव फाइनली H+। पर एक बार सोचो कि मान लो H+ निकल गया, OH जुड़ा, H निकल गया, तो क्या होगा, बैलेंस कैसे करोगे, 3। बट यहाँ तो OH जोड़ सकते हैं, मीडियम एल्काइन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, पर यहाँ तो आपको पास H+ अलाउड नहीं है, तो क्या करो, मेक H+ वाटर। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, 3 OH जोड़ दो, 3 वाटर हो गया, और ये 6 OH। चार्ज यहाँ -1, यहाँ -6, -1, -7, यहाँ -7 चार्ज है, -1 चार्ज है, एटम बैलेंस हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करें, +6 इधर ऑक्सीडेशन साइड। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे तो रिडक्शन है, H+ जोड़ना बनता था, पर आपके पास H+ तो है नहीं, तो वाटर से H+ आएगा, OH निकलेगा, पर अगेन फिर वाटर जोड़ोगे, OH निकालोगे, तो सिंगल एटम कहीं नहीं मिल रहा, तो फॉर द टाइमिंग दिमाग में एक बार सोचो H+ आएगा, तो क्या हुआ, MnO2, और यहाँ क्या बन गया, OH, तो ये MnO2, 2 OH, 2 H+, बट वी आर नॉट अलाउड टू लीव, तो क्या करें, इसको वाटर बना दें, 2 H और OH जोड़ो तो क्या हो जाएगा, और ये चार्ज -1, -4, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, अलग अलग तो बैलेंस हो गई, ऐड करने से पहले यहाँ क्या करें, इधर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करें, 3 को 6 में पड़ेगा ना। व्हेन यू ऐड हाफ रिएक्शन हाफ ऑक्सीजन, क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन जो निकले और जो ऐड हुए उन्हें कैंसिल करना पड़ता है, यू शुड नॉट हैव एनी फाइनल इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ओवर। तो ये 2 से करेंगे तो ऐड करके क्या मिलेगा, 2 MnO4, Br माइनस, 4 वाटर, यहाँ पे 3 वाटर, तो मिलके 1 वाटर ही रह जाएगा, 2 MnO2, 8 OH, यहाँ 6 OH, तो उधर 2 OH हो जाएगा, और BrO3 एक ही है, यही आ जाएगा रिएक्शन ऐड करने, समझे, तो इस तरीके से क्लियर हुआ बात।
जब आपको H प्लस और OH डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो वाटर इज अ सोर्स ऑफ बोथ। वाटर रिड्यूस करेगा तो OH निकल जाएगा उसका प्रोसेस में, ऑक्सीडाइज करेगा तो H निकल जाएगा। पर कभी कभार हम लोग, क्योंकि क्या होता है जैसे H निकल रहा है तब तो इश्यू नहीं है, पर वाटर यूज हो रहा है और OH निकल रहा है, तो हो सकता है उस पूरे रिएक्शन में कोई सिंगल स्पीसीज नहीं मिल रही, इंडिविजुअल सिंगल एटम। तो आप ऐसे सोचो H प्लस जुड़ा, OH निकला, और फिर बैलेंस कर लिया। जितने H प्लस आपके पास है रिएक्टेंट साइड में, आपको छोड़ना नहीं है उसे, तो उतने ही OH दोनों तक जोड़ के उसको वाटर बना दो, तो बैलेंस करना आसान है। ठीक है, बात समझ में? अगला लिखो। ये दोनों अभी जो दो रिएक्शन किया वो तो आपके बुक में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के उसमें दिए कैटेगरी में, उससे बैलेंस किया, मैंने दोनों से ही बैलेंस किया। अब हम जो हाफ रिएक्शन मेथड में रिएक्शंस दिए उसको बैलेंस कर लेते हैं दोनों तरह से। Permanganate ion MnO4 minus in basic solution oxidize iodine to produce molecular iodine and manganese oxide. Alkaline medium दिया, बेसिक सॉल्यूशन एल्कलाइन एक ही बात है। आयोनिक इक्वेशन तो ये हो गई, बैलेंस। पहले ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगा, +7 है, +4 है, रिड्यूस हो रहा है पर बैलेंस ही है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है पर बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाना पड़ेगा, है ना। I माइनस, क्योंकि I इज रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे 2 थे तो ये 2 करना पड़ेगा। यहाँ Mn1 है तो इसलिए Mn1 वहाँ तो चल गया, पर यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में वी बैलेंस द एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब इधर कितना गेन हो रहा है, 3,
इधर कितना लॉस हो रहा है? -2 से 0, डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का वो हो रहा है इधर लॉस। तो ये रेशियो हो गया 3:2, 2:3, तो 3 मतलब 6, ये 6 तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, पहले 1 था तो, है ना, और ये 2 आ जाएगा। अब आपने मेन काम कर लिया, एटम बैलेंस कर दिया और संग में इलेक्ट्रॉन का लेन देन भी बराबर हो गया। अब इंस्पेक्शन, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 8, वहाँ 4, तो इधर हम अगर 4 OH रखें, ऑक्सीजन बराबर हो गया और H आ गया, तो यहाँ 4H+ रखना पड़ेगा। आप H लीव करने के लिए छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे 4 OH और जोड़ दो, 4H2O, 8 चार्ज देख लो एक बार, -1 × 2, -2, -6, -8, इधर -8, ये सब तो दोनों तो न्यूट्रल है। हाफ रिएक्शन से भी कर लो, अब हाफ रिएक्शन मेथड से यहाँ पे क्या होगा? हाफ रिडक्शन रिएक्शन, MnO4 माइनस MnO2। अब यहाँ पे रिडक्शन के लिए क्या आएगा? ऐसे तो रिडक्शन H+ से होता है, और मीडियम एल्केन तो H+ होने पर एक बार मान लें H+, H+ यहाँ OH हो जाएगा, है ना। पहले बैलेंस कर लेते तो ये हो गया 2, तो 2 OH 2 H+, बट यू आर नॉट अलाउड टू लीव H+, तो इसे वाटर बना दो, 2 OH जोड़ोगे तो 2 वाटर बन गया, ये वो -1 यहाँ -4, तो यहाँ +3, है ना। ये -1 है -4, तो डिफरेंस कितना हुआ? 3, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेगा, रिडक्शन है। और ऐसे भी सोचो -1 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना मतलब -3 जोड़ना, इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो -1 में -3 जोड़ तो -4 हो गया। हाफ ऑक्सीडेशन तो बहुत ही आसान है, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, I- से I2, बस यही बैलेंस है, एटम तो बैलेंस ही है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे टोटल चार्ज कितना है? -2, तो ये -2 2 ही मतलब -2। वैसे भी जो डिफरेंस कितना है? 0 -2, 0 -2, 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, तो जो डिफरेंस होता है वो एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, और रिडक्शन में जो डिफरेंस आता है वो एज अ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऐड होता है। अब क्या करें? इसको 3 से, इसको भाई इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जो नेक्स्ट, तो 3 और 2 है, तो क्या इसको 2 से कर दो, उसको, तो ये हो गया कितना? वही 2 MnO4, 6 I-, 4 वाटर, 3 I2,
2 MnO2 8 OH माइनस। ठीक है, समझ में? अब एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। हमने जो लिखी थी उन्हीं में से एक तो ये है P4 प्लस OH माइनस इन एल्कलाइन मीडियम, ऐसे लिखे P4 इन एल्कलाइन मीडियम PH3 H2PO2 माइनस। बैलेंस दिस। पहले आइडेंटिफाई करो क्या चीज हो रहा है, क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन है ये। देखो यहाँ पे एक बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। मैं अभी यहाँ तो लगा कि एक ही तो रिएक्टेंट है, क्या करें। पहले वो P4 0 से -3 रिडक्शन है और 0 से +1, ये +1 है यहाँ, ऑक्सीडेशन है, यानी इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ येलो फॉस्फोरस P4 को दो बार। भाई P4 है, कंपाउंड तो P4 ही है, लेकिन मॉलिक्यूल तो ऐसा नहीं कि एक ही होगा, बहुत से P4 होंगे। तो राइट एट 2, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक मान लो से ये वाला जो है, लेट्स कि ये वाला रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस हो रहा है मतलब यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है। अभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर रहा हूँ, तो इसका 4 कर रिडक्शन। और ये वाला चीज यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, तो इधर भी आगे 4 कर लो ऑक्सीडेशन नंबर कि एटम को बैलेंस कर दो, उसको जो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे ये जो रिड्यूस हो, कितना इलेक्ट्रॉन इसने वो किया गेन, इस पे टोटल 0, इस पे टोटल -12, -3 into 4 पूरा दिख रहा होगा, माइनस इसमें +12 इलेक्ट्रॉन और इसमें 0 और यहाँ पे +4, तो इसने लूज किया। रेशियो 3:1, क्रॉस 1:3 था। ये 1 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 ही रहेगा, पर ये 3 हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 12 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, वहाँ 4 था ना, तो 4 into 3 हो जाएगा। जो हमने 3 किया है तो वहाँ भी 3 करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग में, तो 3 into 4 12 हो जाएगा। अब एटम बैलेंस, इलेक्ट्रॉन लेन देन बैलेंस, इंस्पेक्शन। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 12 और ये 24, 36। ऑक्सीजन कितना है 24, यानी 36 हाइड्रोजन है, 24 ऑक्सीजन है ना। तो अगर एक बार इधर तो क्या अभी यही था, तो अब यहाँ मीडियम एल्काइन है, तो यहाँ पे क्या करें, ऑक्सीजन है तो 12 OH कर दें, नहीं ऑक्सीजन कितना है 24, तो 24 OH अगर कर दें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना है वहाँ पे कितना 36, यानी इधर 12 H+ कर दें। H+ छोड़ना अलाउड नहीं है कि मीडियम एल्कलाइन है, तो 12 H+ और 12 OH क्या हो जाएंगे 12 वाटर और 12 OH रह जाएंगे। तो आपका क्या हो गया P4 + 3P4 + 12 OH 12 वाटर।
giving 4PS3 है ना, 12 कर दो, 12 OH 12 प्लस वाटर बन गया, और ये तो छोड़ ही सकता है क्योंकि मीडियम एल्कलाइन था। तो आपके अच्छा अब लास्ट पे इसको ऐड कर सकते हैं, कितने हैं फॉस्फोरस कितने टोटल? 4P4 प्लस 12 OH माइनस 12 वाटर 4PS3 प्लस 12 H2PO2 माइनस 3 से इसे 4 से इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 1 3 3 1। देखो हर चीज बैलेंस है, 3 माइनस चार्ज है, अभी -3 चार्ज है, ये रिएक्शन है ना बात। सर 24 OH से 12 OH कैसे हुआ? हमारे पास 24 OH माइनस था और 12 H प्लस था, ये हमने जोड़ा था, हमने बैलेंस एटम कर दिए, पर मीडियम एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन है, यानी हमें H प्लस नहीं छोड़ना। तो ये जो 12 H प्लस है, इसे अगर 12 OH मिल जाए तो पानी बन जाएगा। तो मैंने इसी 24 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 24 OH थे, तो अगर 12 OH इसके लिए छोड़ दिए, बच गया 12, ये मिलके क्या बन गया, है ना। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, 12 OH जोड़ दो तो 12 वाटर पे जाता, पर 12 OH वहां भी लिखना पड़ता, फिर 24 माइनस 12 करना पड़ता। आप ऐसे भी सोचते यहाँ पे 12 पाई बनाने के लिए क्या करोगे, 12 OH जोड़ोगे, यहाँ भी 12 OH जोड़ोगे, तो ये 12 वाटर बन गया, और ये तो 24 और 12 OH, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ऐसे भी इक्वेशंस कितनी है। तो ये आपका हो गया, इसको करो हाफ रिएक्शन से, हाफ रिएक्शन से भी ये सोचना पड़ेगा कि P4 से PS3 रिडक्शन है, हाफ रिडक्शन, और P4 से ये बनना हाफ ऑक्सीडेशन, मीडियम एल्कलाइन। क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको सोचो कैसे,
रिडक्शन रिएक्शन P4 से PS3 और हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन P4 से H2 PO2 माइनस। तो P4 से PS3 एक बार तो ऐसे ही सोच सकते हो कि भाई ये 4 किया 12H प्लस जोड़ दिए PS3 बन गया, पर 12H प्लस तो छोड़ नहीं सकते, मीडियम एल्कलाइन है, 12 OH 2 तो जोड़ दो, तो ये 12 वाटर हो गया और ये 12, यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ चार्ज -12 तो +12 है। एक काम करता हूँ अब इस पे आपके पास ये 4 किया, फॉस्फोरस बराबर हो गया, हाइड्रोक्साइड कितना हो गया 8 OH, बात ही खत्म। तो यहाँ -4 या -8 तो +4 ही, है ना, यहाँ -8 यहाँ -4 तो ये -4 के 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो गया, वही 1P4 प्लस 3P4 प्लस 12 वाटर प्लस 24 OH gives 4PS3 plus 12 OH minus plus 12 H2PO2 minus। हाँ बस हो गया, तो क्या हो जाएगा, सर ये ऑक्सीडेशन वाला कौन सा, ऑक्सीडेशन वाला देखो सबसे पहले ये था, ये तो लिखा सबसे, OH का जुड़ना ही ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे सोचो पहले तो ये बनाएगा तो 4 हो जाएगा पहले तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना है 8, तो अब यहाँ टोटल चार्ज कितना है -8, यहाँ कितना है, तो क्या करना पड़ेगा, और फिर क्योंकि यहाँ 12 है यहाँ 4 है तो इसको 3 से, अब इसमें वही ये जुड़ के 4P4 हो गया, ये 12 माइनस हो के 12 OH हो गया, 12 वाटर हो गया, 12 वाटर वहाँ 12 OH, 4PS3 और 12 H2, फिर 4 से डिवाइड कर दो तो हो आ जाएगा जो चीज। एक और कर देते हैं, बैलेंस। रोम्बिक सल्फर एल्कलाइन मीडियम में चेंजेस टू सल्फाइड एंड थायोसल्फेट।
भाई यहाँ पे पहले का ऑक्सीडेशन नंबर बता तो एसिड एसिड तो ये 0 से -2 रिडक्शन है ये वाला, और ये यहाँ पे +2 होता है, ट्वाइस एक्स -6 इक्वल टू माइनस, तो ये 2 आता है +2, ये 0 से ऑक्सीडाइज हो रहा है। बैलेंस करें तो यहाँ 8 कर दो, पहले इसको बैलेंस कर दो, इसमें 4 कर दो। ये कितना गेन कर रहा है? 0 से सर फर्स्ट स्टेप तो मतलब बैलेंस नहीं कर सकते ऑपरेशन के बाद डायरेक्टली 6 हाँ 6s2 माइनस लिखते हैं। इतना करके फिर तो बाकी का क्या, तो मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। हम तो वही काम किया जो क्लास में आने से पहले जो काम कर रहे, इतना देर के बाद भी वही काम करोगे। तो ये हुआ, ये वाला क्या हो गया 0, और वहाँ पे यहाँ पे भी हाँ ये माइनस, टोटल नहीं, टोटल कितना हुआ, ये भी प्लस, ये भी वही हुआ +2 × 2 +4 × 4 माइनस। एक्चुअली यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, मतलब ये करने से कम जाएगा, दोनों हो गए ना, ये 1:1 हो गया है। इस पे चार्ज कितना है, 1 पे +2, 2 पे 4, और 4 × 4 16, तो ये 1:1 हो ही गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही चीज़। अब इंस्पेक्शन कर दो बस, वहाँ कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है 12, तो 12 हो गए, जोड़ो पहले, तो यहाँ पे 12H+ जोड़ो, पर आप H+ छोड़ नहीं सकते, तो 12 वाटर बनाने के लिए 2, तो 12 OH और जोड़ो, तो 24 OH हो गया। ओवरऑल रिएक्शन हो गई 2 एसिड 24 OH 8H2 माइनस 4H2O3 2 माइनस, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। सर उधर मतलब 12 में उधर जोड़ के उधर 6H2 से तो पहले 12 पहले तो यहाँ पे क्या किया, 12 जोड़ दिया, हाँ, तो H यहाँ पे कम पड़ गया, पहले
12 H प्लस भी जोड़ दिया। अब एटम बैलेंस हो गए, लेकिन H प्लस को छोड़ नहीं सकते, तो 12 H 12 और जोड़ दिए, तो ये 24 OH हो गया, वो 12 वाटर हो गया। कैसे भी मतलब बेसिकली बैलेंस करना है, लेकिन इसमें क्या है, सिंगल एटम आने से बैलेंस करना आसान होता है, तो हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना पड़ता है। हाँ बस ध्यान रखो कि H प्लस ही छोड़ सकते क्योंकि मीडियम एल्कलाइन है। तो ये 12 वाटर बना दूँ और 24 हाफ रिएक्शन मेथड से इसको बैलेंस करके देखना। आज एक्सरसाइज जो बुक में जो एग्जांपल तो कहा दिया मैंने, एक्सरसाइज में 8.18 टेक्स्ट बुक का, अब 8.18 नहीं होगा, शायद चैप्टर नंबर कुछ अलग होगा। चैप्टर नंबर कितना है, 6 से क्या कुछ है, कुछ हट गया ना, पुराने वाले बुक में अलग था। सिक्स 7.18 होगा। सर नया चैप्टर है, यूनिट 7 कंटिन्यू। तो 7.18 और 7.19 ये बैलेंसिंग के क्वेश्चंस ही हैं। इसमें 7.19 में एक चीज इनकरेक्ट दी है, बैलेंस वो जो दिया है वो भी हो जाएगा, बैलेंस जो दिया है वो भी हो जाएगा, लेकिन वो स्पीसीज गलत है। वो जो लिखा है P4, हमने बैलेंस किया वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया था, P4 सॉलिड प्लस OH माइनस गिव्स PS3 H2PO2 माइनस होता है, उन्होंने शायद HPO2 माइनस लिखा, तो वो गलत है, H2PO2 माइनस। बैलेंस इसका भी हो जाएगा हो जाके, लेकिन वो स्पीसीज गलत है एग्जाम में अचानक। तो ये 7 क्वेश्चन बैलेंस करना, सर 7 जो है 7.18 हाँ 7.18 7.19 8.2 7.21 भी कर लेना, ये भी बैलेंसिंग है। सर ये 7.17 मतलब ये बताना है क्या चीज रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग है चीज। ठीक, ये करना क्वेश्चन। Yeah.